हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आपके घर में एक आइटम है जिसे आप फ्रिज के नाम से जानते हो और 1920 के दशक में फ्रिज ने लोगों के बीच में आतंक मचा रखा था। और वो क्यों? क्योंकि भाई साहब ये बिना बताए फट जाता था। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेंट गैसेस आग पकड़ती थी और जहरीली थी। हालत ये हो गई थी कि शिकागो में एक ही साल में दर्जनों लोग सिर्फ फ्रिज की गैस लीक से बिस्तर पर ही मरे हुए मिले थे। अब इसका नतीजा, पूरे मार्केट में ऐसा डर फैला कि लोग फ्रिज खरीदने से पहले ये सोचने लगे कि भैया हमें तो खाना ठंडा करना है, पूरे परिवार को ठंडा ना करना। और ये डर सीधा जाकर लगा जनरल मोटर्स की जेब पर। अब आप सोच रहे होंगे जनरल मोटर्स, भाई ये तो गाड़ी बनाने वाले लोग ना थे, ये कहां से फ्रिज की कहानी में घुस आए? तो भैया यही है पहला ट्विस्ट। उस जमाने में जनरल मोटर्स फ्रिजिडेयर नाम का एक रेफ्रिजरेटर भी बनाती थी। अब जनरल मोटर्स ने अपने केमिकल जुगाड़ू थॉमस मिडग्ले जूनियर को काम पर लगा दिया और उससे कहा, बेटा ऐसी गैस बनाओ जो ना तो आग पकड़े और ना जहरीली हो लेकिन ठंडक भरपूर दे। अब भाई ने दिमाग लगाया, केमिकल घुमाया और एक नए तरह की रेफ्रिजरेंट गैस बना दी। और सामने आई फ्रेयॉन यानी कि CFCs का परिवार, जिसने बाद में चलकर धरती की यूवी वाली मच्छरदानी यानी ओजोन लेयर की लंका लगा दी। अब जनरल मोटर्स के पास फॉर्मूला तो आ गया था, लेकिन इसे बड़े स्केल पर बनाना और हैंडल करना कोई गली मोहल्ले काम ना था। और यहाँ पर एंट्री होती है कहानी में डुपोंट की। अब ये काहे के एक्सपर्ट थे? तो भैया केमिकल के। अब जनरल मोटर्स और डुपोंट दोनों मिलकर बड़े स्तर पर रेफ्रिजरेंट गैस को बनाने लगे। लेकिन डुपोंट के वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि भैया एक ही रेफ्रिजरेंट गैस काहे बनाए, मतलब एक के भरोसे काहे बैठे हैं? आज तो ये सही है, कल को किसी ने इसके अंदर कमी निकाल दी तो बिना मतलब चलता फिरता धंधा बंद पड़ जाएगा। तो उन्होंने नए नए तरह के और केमिकल्स की खोज शुरू कर दी। और यहीं पर एंट्री होती है केमिस्ट्री के पंडित रॉय जे प्लकेट की। अब प्लकेट ने केमिस्ट्री की तिकड़मबाजी लगाते हुए फ्लोरोकार्बन गैस को स्टील के सिलेंडर में भरा और कम तापमान पर स्टोर कर रख दिया। और यही थी वो घटना जिसने पूरा भविष्य ही पलट दिया। इसी एक घटना ने उस चीज को पैदा किया जिसने पहले एटम बॉम्ब बनवाया और उसके बाद इंसानों के खून में घुस गया। और बाद में जाकर ये पता लगा कि ये उन बच्चों के अंदर भी घुस चुका है जो अभी अपनी माँ के गर्भ में थे, यानी पैदा भी नहीं हुए। 6 अप्रैल 1939 की सुबह को प्लकेट और उसके चेले ने सिलेंडर के वाल्व को खोलकर देखा पर उसमें से गैस बाहर ना आए। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तो भैया इस बात का मतलब ये हुआ कि सिलेंडर से गैस लीक कर गई होगी। लेकिन जब इन दोनों ने सिलेंडर के वजन को तोला तो उसका वजन पहले के बराबर ही आया। अब हैरानी की बात ये थी कि अगर गैस लीक कर गई तो वजन कम होना चाहिए था, लेकिन वो ना हुआ। अब इन्होंने उठाई यारी और सिलेंडर को काट दिया और उसके अंदर निकला एक सफेद रंग का पाउडर। अब सवाल था कि आखिर ये कहां से आया? तो भैया सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और एक नया सॉलिड मटेरियल बना जिसका नाम पड़ा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी PTFE, जिसे आज हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। अब भैया नया नया मसाला वैज्ञानिकों के हाथ लगा था तो इस पर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर मारे गए। पानी डाला फिसल गया, तेल डाला चिपका नहीं, केमिकल डाला रिएक्ट नहीं करा, आग लगाई ठंडा करा गर्म करा, इस पर किसी चीज का असर ही ना हुआ। इसने नालायकी की सारी हदें पार कर दी। और कंपनी के लिए कोई ये बेकार की चीज नहीं थी, बल्कि उनके हाथ एक खजाना लग गया था। अब आपके हिसाब से जब कोई कंपनी ऐसी किसी बड़ी डिस्कवरी को करती है तो वो क्या करेगी? जाहिर सी बात है, अखबारों में छपवाएगी, अपना PR करेगी और लोगों से अपनी तारीफों के पुल बंधवाएगी। लेकिन इस खोज के मामले में ऐसा कुछ भी ना हुआ। बहुत कम ही गिने चुने लोगों को इसके बारे में पता था और इस डर का कारण था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। कैसे? अब जरा ये समझो। देखो 1938 में इस नए मसाले की खोज हुई। 1939 में हिटलर पोलैंड को कूटने निकल पड़ा। इससे विश्व युद्ध छिड़ गया और दुनिया भर में हो रही खोजों को अलग अलग देश छुपाने लग गए ताकि दुश्मन देश को उसकी खबर ना लगे। अब ये वही दौर था जिस समय टेफ्लॉन के इस्तेमाल को ढूंढा जा रहा था। भैया मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका खर्चे के पर्चे भर चुका था और वैज्ञानिकों के ऊपर जबरदस्त डंडा था, लेकिन वैज्ञानिक बुरी तरह से फंसे हुए थे। अब इन्हें क्या दुख था, जरा ये समझो। देखो एटम बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम 235, लेकिन महाराज जमीन से यूरेनियम 235 अकेला मिलता ना, दहेज में 238 भी उसके साथ लटक कर आता है। और जब तक ये 235 और 238 आपस में अलग ना होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग ना होंगे, बॉम्ब तो ना बनता। अब इन्हीं दोनों को अलग करने के लिए यूरेनियम को एक गैस में बदला जाता है जिसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब ये गैस है जहरीली, कोरोसिव, इसके संपर्क में जो भी आए ये उसके साथ रिएक्ट करने लग जाए। इस गैस ने नई नई मशीनों के धागे खोल कर रख दिए और बस यहीं पर सारे वैज्ञानिकों के दिमाग के घोड़े फंसे हुए थे। और ये तो एक टीम का हाल था। वहीं दूसरी तरफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बड़े ठेकेदार यानी कर्नल लेस्ली ग्रूव और छोटे ठेकेदार ओपनहाइमर रोज वैज्ञानिकों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन उनके पास इस समस्या का जवाब ना था। तब तंग आकर ये दोनों यानी कि ओपनहाइमर और कर्नल लेस्ली ग्रूव डुपोंट कंपनी के कर्ता धर्ताओं से
जाकर मिलते हैं और डुपोंट को प्लूटोनियम बनाने के लिए प्लांट डिजाइन, खतरनाक केमिकल्स की हैंडलिंग और बचाव और सुरक्षा से जुड़े हुए साजो सामान की सप्लाई का ठेका दे देते। अब डुपोंट कंपनी के पास केमिकल के पंडित तो थे ही, उनके कानों तक ये बात पहुंची कि भैया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ने सबकी नाक में दम कर रखा है। इसके बाद डुपोंट के वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाकर हेक्साफ्लोराइड को हैंडल करने की सलाह दी और ये तुक्का चल निकला और ये था इस केमिकल का पहला मिलिट्री इस्तेमाल। लेकिन यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि विश्व युद्ध के बाद तो असली खेल अब शुरू होने वाला था। अब देखो, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया बॉम्ब बन गया, युद्ध भी खत्म हो गया, आगे जो होगा देख लेंगे, आप फटाफट ज़ॉम्बी बनवाओ। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़ॉम्बी बनाने वाले जुगाड़ की एंट्री कहानी के बिल्कुल एंड में हो। अभी अगर बीच में ही बता दिया कि दिमाग के साथ कौन सा केमिकल अक्कड़ बक्कड़ खेल गया तो आगे के सारे तार टूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भैया केमिकल इधर से आया, उधर से घुसा, खून में पहुंचा और बंदा ज़ॉम्बी बन गया। ऐसे कैसे बन गया, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए पहले पूरे जुगाड़ को समझ लो कि ये चीज बनी कैसे, दुनिया भर में फैली कैसे, इंसानों के अंदर पहुंची कैसे और सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर जाने के बाद ये निकलती क्यों ना है। हम इस महामारी के कितने नजदीक हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। जब ये सब समझ जाओगे तब आपको ज़ॉम्बी बनने वाली बात का लॉजिक समझ में आएगा। तो फिलहाल ये समझो कि जंग खत्म होने के बाद डुपोंट ने इस नए मसाले के साथ आखिर किया क्या। तो भैया वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एटम बॉम्ब बन गया, अमेरिका जीत गया और पीटीएफई अभी तक मिलिट्री के सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर ही बैठा था। अब उसे तिजोरी से बाहर निकालकर पैसे छापने का वक्त आ गया था। लेकिन एक समस्या थी और समस्या ये थी कि ये माल महंगा बहुत था। लेकिन फिर 1950 में किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां ये महंगा होने के बावजूद भी खूब बिके और हर घर की जरूरत बन जाए। और यहीं से एंट्री हुई नॉन स्टिक पैन की, जो आपने भी खूब इस्तेमाल करे होंगे। अब इस पे कुछ चिपकता ना तो सफाई कम करनी पड़ती। भाई साहब, घर की गृहिणी यानी कि होम मिनिस्टर खुश और बेचने वाली कंपनी उससे भी ज्यादा खुश। अब डुपोंट ने आदेश निकाला और केमिस्ट्री के पंडितों से कहा, बेटा चढ़ा दो कढ़ाई, बना दो टेफ्लॉन, अब नोट छपेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया, कंपनी को बहुत ही मोटा नुकसान हुआ। और क्यों हुआ, अब जरा ये समझो। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि टेफ्लॉन फॉरएवर केमिकल्स का पहला मेंबर था और आज इसका परिवार 14,000 केमिकल से भी ऊपर का हो चुका है। और ये बहुत डरा देने वाली बात है और इससे हमें क्यों डरना चाहिए ये आपको वीडियो खत्म होते होते समझ में आ जाएगा। अब जरा सबसे पहले डुपोंट के नुकसान के बारे में समझ लो। आप एक उदाहरण देखो, आपने बेसन लिया, उसे पानी में डाल दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। अब होगा क्या, बेसन की गुठलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और यही सेम काम टेफ्लॉन के साथ भी हो रहा था। बड़े स्तर पर बनाया गया टेफ्लॉन आपस में चिपककर गुठलियां बना रहा था और एक बार गुठली बनने के बाद ये किसी काम का ना था। और इस समस्या को दूर करने के लिए एंट्री होती है C8 की। ये भी फॉरएवर केमिकल्स की फैमिली से था जो टेफ्लॉन को आपस में चिपकने से रोक रहा था। तो भैया 1951 में डुपोंट ने अपनी वॉशिंगटन वर्क्स वाली फैक्ट्री में C8 का इस्तेमाल करके टेफ्लॉन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन C8 कोई डुपोंट के द्वारा बनाई गई चीज नहीं थी, बल्कि ये सप्लाई करा था 3M नाम की कंपनी ने। इसकी टेप वगैरह भी आती है, आपने इस्तेमाल भी कर रखी होंगी शायद। अब देखो, यहाँ तक तो आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा कि भैया एक कंपनी केमिकल दे रही थी, दूसरी इस्तेमाल कर रही थी और टेफ्लॉन बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यही C8 आगे चलकर सबकी खाट खड़ी करने वाला था। तो आखिर C8 में ऐसा क्या था? तो भैया इसका राज छुपा था कार्बन और फ्लोरीन के रिश्ते में। अब केमिस्ट्री का नाम सुनकर भाग मत जाना, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन अभी समझ में आ जाएगा। आप कार्बन को एक आदमी समझो और फ्लोरीन को समझो उसकी बीवी। और यहाँ पर तो ये दो लेकर बैठा था। अब अगर फ्लोरीन ने एक बार कार्बन के हाथ पकड़ लिए तो भैया इस रिश्ते में चाहे बाहर से कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना आ जाए, मेरा मतलब केमिकल आ जाए या हीट वाटर ऑयल कुछ भी आ जाए, मजाल है इन परिस्थितियों में कार्बन का मन इधर उधर डोल जाए, कार्बन हिल नहीं पाएगा। प्रकृति में इस बॉन्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से एक माना जाता है। और जब किसी इंडस्ट्री के हाथ ऐसी सुपर पावर लग जाए तो वो लोग सिर्फ टेफ्लॉन तक कहां रुकते। तो भैया इसी सुपर पावर से उत्साहित होकर 3M ने अपने वैज्ञानिकों की फौज को इन फॉरएवर केमिकल्स पर रिसर्च करने के लिए बोल दिया। और यहाँ एंट्री हुई पैट्सी शर्मन। ये एक नए तरह के फ्लोरीन केमिकल पर काम कर रही थी। अब गलती से इनका मिक्सचर इनके जूतों पर गिर गया। इन्होंने उसे पानी से साफ करने की कोशिश करी, लेकिन पानी उसे गीला ना कर पाए, पानी उससे दूर भागने लगा। भैया वैज्ञानिक दिमाग को तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई गड़बड़ नहीं, ये तो बवाल चीज बन गई है। और इसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी से एक नई चीज डेवलप हुई जिसका नाम था स्क्रॉच गार्ड। ये जो स्क्रॉच गार्ड की कोटिंग वगैरह होती है गाड़ियों पर या और बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह पर, ये सब इसी केमिकल से की जाती थी। अब जब ऐसे केमिकल से पानी दूर भाग रहा था, गंदगी दूर भाग रही थी, तो भैया स्क्रॉच गार्ड को कारपेट पर चढ़ा दिया गया। फिर ये सोफों पर चढ़ा, फर्नीचर पर चढ़ा, लोगों के कपड़े, जूते, जैकेट, बैग हो गए। यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजों पर इसकी परत को चढ़ाया जाने लगा और इस तरीके से ये सीधे आम आदमी के घर में घुस गया।
लेकिन इसकी यही पानी और तेल को भगाने वाली केमिस्ट्री में अमेरिकन नेवी को जबरदस्त इंटरेस्ट था। देखो नेवी की समस्या थी कि जेट फ्यूल आग पकड़ लेता था और अगर उसके ऊपर पानी डाल दो तो भैया वो पानी के ऊपर तैरता था और आग फिर भी ना बुझती थी। इसीलिए फ्लोरीन वाले केमिकल से स्पेशल फायर फाइटिंग फॉर्म बनाया गया जिसका नाम पड़ा AFFF यानी फॉरएवर फैमिली का एक और मेंबर। अब ये जलते हुए फ्यूल के ऊपर एक चादर बिछाकर ऑक्सीजन और फ्यूल इन दोनों के रिश्ते को तोड़ देता था और आग लगनी बंद। पर एक चीज सोचो कि ये आग लगने की घटनाएं तो छोटी मोटी होती है, मतलब होती ही रहती है, तो इसमें इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत थी। तो भैया समस्या ये थी कि 1967 में यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेस्टल एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक भयानक आग लगी। अब डेक के ऊपर तेल भी था और हथियार भी थे और इसके बाद जो धमाके हुए उसमें 134 लोग मारे गए और 161 बुरी तरह से घायल हुए। इस घटना ने नेवी को एक नए तरह के फायर कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहीं पर एक और घटना भी हो रही थी। जिस फॉर्म का इस्तेमाल कर आग बुझाई जा रही थी वो जमीन पर गिरने के बाद जमीन में जा रहा था। अब नेवी अपनी ड्रिल्स वगैरह में जमकर ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही थी। अब ये केमिकल मिट्टी से नीचे गए और ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच गए। और ग्राउंड वाटर कौन इस्तेमाल कर रहा था? तो भैया वो थे आप और हम, यानी कि आम जनता। और इस तरीके से यानी कि पानी, हवा और खाने के जरिए ये केमिकल हमारे शरीर में जाने लगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि चलो मान लिया केमिकल घुस गया और भी बहुत सारे केमिकल हमारे शरीर में जाते रहते हैं, लेकिन शरीर में जाकर ये करेगा क्या? तो भैया यही है वो केमिकल जो आपके दिमाग के सितार के तार बजाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर डुपोंट और 3M ने ये केमिकल बनाए थे तो ये कौन सी भांग पीकर बैठे थे कि इन्हें इस केमिकल की दुष्ट हरकतों के बारे में ना पता चला। मतलब हमें तो ये बताया गया है कि जो कंपनी केमिकल बनाती है उसके प्रभावों को जांचने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अब क्योंकि ये केमिकल इन लोगों ने बनाया था तो जाहिर सी बात है इन्हें पता तो होगा, तो फिर इन्होंने बाकियों को बताया क्यों ना? तो भाई साहब ये भांग थी पैसा। पैसे का नशा ही ऐसा होता है, वो पता ना लोगों से क्या क्या कराता है। इन कंपनियों ने किसी को भनक तक ना लगने दी और ये अपनी रिसर्च पर ऐसे ही कुंडली मारकर चुप बैठी रही। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है कि अगर कंपनियों ने ये पोल पट्टी ना खोली तो आखिर ये जानकारी मार्केट में कहां से आई? तो भैया ये सारी पोल पट्टी खोली थी एक आम किसान ने। अब जरा उसके बारे में जान लो। देखो कहानी शुरू होती है अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से। विल्बर टेनेट नाम का एक किसान था। अब इस बेचारे की गाय अचानक से बीमार होकर मरना शुरू कर देती है। अब विल्बर के खेत के जस्ट बराबर में डुपोंट कंपनी का डंपिंग ग्राउंड था, मतलब कंपनी वहां पर अपना कचरा डंप करती थी। अब उसी कचरे से जहर निकलकर जमीन में गया, जमीन से पानी में गया और वो पानी उन जानवरों के पेट में गया और इस तरीके से वो जानवर बीमार होने लगे। अब विल्बर ने कागज पत्तर तैयार करे और सारे सबूत इकट्ठा करके कंपनी पर केस करने का फैसला कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी से लड़ने के लिए एक धाकड़ वकील चाहिए था और यहीं पर कहानी में एंट्री हुई रॉबर्ट बिलॉट की। ये भाई साहब उस जमाने में वकीलों के धुरंधर थे। इन्होंने सीधा डुपोंट के खिलाफ केस ठोक दिया। अब जैसे ही केस फाइल हुआ डुपोंट की तिजोरी से फाइलें एक एक कर बाहर आने लगी और वकीलों के हाथ C8 की वो पुरानी फाइल लग गई जिसे कंपनी छुपा कर बैठी। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था? तो भैया कंपनी अपने यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स पर टेस्ट कर रही थी, उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे और धीरे धीरे कंपनी को ये बात पता लग गई थी कि C8 फैक्ट्री से निकलकर लोगों के खून में जा रहा है। इसके बाद फैक्ट्री में जो गर्भवती महिलाएं काम कर रही थी उनके टेस्ट भी हुए और कंपनी को पता लगा कि जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए ये केमिकल उनके अंदर भी जा चुका है। लेकिन जब कंपनी को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने चुपचाप नोट छापने के चक्कर में इस पूरी रिपोर्ट को दबा दिया। अब जैसे ही ये फाइलें बाहर आई डुपोंट और 3M को ये समझ में आ गया कि उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसने वाला है और इसके बाद विल्बर के ऊपर टूटा मुसीबतों का पहाड़। उसे और उसकी वाइफ दोनों को कैंसर डायग्नोज हो गया। अब कंपनी ने पूरा जोर लगा दिया कि ये केस लंबे खिंच जाएं ताकि विल्बर ऊपर निकल ले और बेचारे किसान ने अपने आप को फंसा हुआ देखकर कंपनी के साथ समझौता कर लिया। उसकी बीवी कैंसर से मारी गई लेकिन वो खुद हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन भैया खबर तो चारों तरफ फैल चुकी थी क्योंकि जिस जिन को इस केस पर लगाया गया था वो वकील बहुत तेज था और उसने इस खबर को फैलाने में जमकर योगदान दिया। और भैया देखते ही देखते एक मामूली किसान की मरती हुई गायों का केस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी PAFS से जुड़ी जांच में बदल गया। अब अमेरिका की एनवायरमेंटल एजेंसी ने डुपोंट और 3M के कान ऐंठ दिए और उनसे कहा बेटा तुमने ये जो रायता फैलाया है ना इसे समेट लो अब। और कंपनी ने ऐलान कर दिया कि वो अब ये केमिकल्स मतलब जिन केमिकल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था उसे बनाना बंद कर रहे हैं। और ये सब देखकर आम आदमी के बीच में डर बैठ गया कि
भैया अचानक से ये क्या हो रहा है। और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों का सवाल था कि हमें ये बताओ कि हमारे अंदर कितना C8 घुस चुका है। अब यहाँ से शुरू होते हैं कंपनी के ऊपर दुनिया भर के केस। इसके बाद कोर्ट आदेश देती है कि जरा पता करो आखिर नुकसान कितना बड़ा हुआ है। और यहाँ बनता है C8 साइंस पैनल, जिसमें लगभग 69,000 लोग C8 प्रोजेक्ट से जाकर जुड़ गए। उनके ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को टटोला गया और इससे पहले कि ये रिजल्ट आते कंपनी के ऊपर $16.5 मिलियन की पेनल्टी ठोक दी गई। मतलब अमेरिकन एनवायरमेंटल एजेंसी ने ठोक दी। अब ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे और ये कंफर्म हो गया कि केमिकल एक्सपोजर की वजह से किडनी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, थायराइड डिजीज, अल्सर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिमागी लोचे मतलब हेलुसिनेशन और दिमाग में इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें होना तय हो गई। अब भैया अमेरिका में डंडा चलता हुआ देख अलग अलग देशों ने अपने यहाँ पर जांच बैठा दी। मतलब मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। और अब मामला पहुंचता है इटली। अब मैंने यहाँ पर इटली का नाम क्यों लिया है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो इटली में मेटेनी नाम की एक कंपनी फॉरएवर केमिकल्स बनाती थी। जब जांच हुई तो इटली की अदालत ने मेटेनी कंपनी के 11 बड़े अधिकारियों को पर्यावरण से जुड़े हुए गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हुए सीधा जेल की सजा सुना दी। इन पर यह आरोप था कि इन्होंने जानबूझकर सालों तक जमीन में PAFS को छोड़ा, जिसकी वजह से वहां का ग्राउंड वाटर दूषित हो गया और लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुआ। अब 2018 में चारों तरफ से जब मेटनी के ऊपर कोर्ट का डंडा चला तो इन लोगों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और फैक्ट्री बंद हो गई। अब भैया समय आया मेटनी की मशीनों की नीलामी का। और जानते हो ये मशीनें किसने खरीदी? ये मशीनें खरीदी हमने, भारत ने। भारत की लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी वीवा लाइफ साइंसेज इन मशीनों खरीद कर भारत ले आती है। कहाँ लाती है? महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या भारत सरकार को यह बात पता है? तो भैया हम सबसे ज्यादा अच्छे से पता है। भारत सरकार ने फरवरी 2026 में राज्यसभा में अपने दिए हुए जवाब में यह कहा है कि लोटे परशुराम की लक्ष्मी ऑर्गेनिक फैसिलिटी ने मितेनी इटली से जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा था वो 2021-22 में हासिल किया। सरकार ने यह भी बताया कि भारत में PAFS यानी कि फॉरएवर केमिकल्स को लेकर कोई स्पेसिफिक बैन नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बैन नहीं है, स्पेसिफिक बैन नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब पूरी दुनिया बैन लगा रही है तो यहाँ बैन क्यों ना है? तो देखो भैया इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। भारत की जनता यानी कि आप और हम औलाद की औलाद है, हमें इन केमिकल से कुछ ना फर्क पड़ता। फसाई तो वैसे ही परेशान हो रहा है। फसाई मतलब FSSAI। ये लोग तो वैसे ही कुछ केमिकल्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे थे और इसका ड्राफ्ट 2025-26 के आसपास तैयार भी हो गया था। न्यूज आई थी कि तैयार हो गया है, लेकिन मैं इनकी वेबसाइट पे गया, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी तो भैया वहां पर वो पेज अवेलेबल ही ना है। मतलब कि ये ड्राफ्ट किसी फाइल में बंद होकर किसी टेबल पर पड़ा है और इसकी जो जानकारी इंटरनेट पर थी वो भी गायब हो गई। वैसे भारत की इस कंपनी ने इसके ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उसने ये कहा कि हमारे पास जितने भी जरूरी सेफ्टी सर्टिफिकेशंस चाहिए वो सारे के सारे हैं, हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो इस बात में मुझे तो कोई शक ना है कि सर्टिफिकेट होंगे। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट हासिल करना इतना आसान थोड़ी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में रूल्स अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा कड़े हैं। भाई साहब अमेरिका या यूरोप में अगर आपके कागज पूरे हैं, सब कुछ सही है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन भारत में तो नियम इतने कड़े हैं कि अगर आपके सारे कागज भी पूरे हैं तो मजाल है कि आपका काम हो जाए। आपको इन कागजों के ऊपर भी स्पेशल वजन रख कर देना पड़ता है, मतलब अपनी बात का वजन साबित करना पड़ता है। देख रहे हो हमारे यहाँ के नियमों की सख्ती। सब कुछ सही होते हुए भी आपका कोई भी सरकारी काम आसानी से ना होगा। अब इससे ज्यादा कितने सख्त नियम चाहिए आपको? अब चलो आपको ज़ोंबी बनवाते हैं। अब देखो जो भी कुछ मैं बताने वाला हूं उसका आधार है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर इस टॉपिक से जुड़े हुए रिसर्च पेपर्स, जिनमें से एक आध मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लो हवा पानी खाने से PAFS आपकी बॉडी के अंदर घुस गया। अब वो पहुंच जाएगा खून में। अब खून को समझो एक हाईवे जहां हजारों गाड़ियां, बस, ट्रक रोज घूमती रहती हैं। अब इस हाईवे पर एक खास बस चलती है जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन बस। ये बस हार्मोन, इंपॉर्टेंट केमिकल और बाकी चीजों को लिफ्ट देकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाती है। अब भैया हमारे शरीर में भी फ्री की रेवड़ियां बट रही थी तो ये बस यात्रा बिल्कुल फ्री है। अब ये केमिकल सोचता है कि यार यात्रा तो फ्री है, इसी पर लटक लेते हैं। मतलब केमिकल अकेला नहीं घूम रहा बल्कि बॉडी की टैक्सी उसे हर ऑर्गन तक लेकर जा रही है। अब भैया ये इस टैक्सी में बैठकर पूरे शरीर में आवारागर्दी करता हुआ घूमता है।
आपको पता हो कि हमारे शरीर में एक लिवर नामक कसाई भी है, मतलब चाहे अल्कोहल हो, दवाई हो या कोई और केमिकल हो, ये एंजाइम्स की मदद से हर चीज को तोड़कर बाहर फेंकने लायक बना देता है। अब भैया नॉर्मल केमिकल्स तो धागे की तरह होते हैं, एंजाइम्स आते हैं फटाफट काट देते हैं, लेकिन ये केमिकल तो भाई साहब स्टील के तार जैसा था, एंजाइम से ये ना कटा। अब लिवर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमसे तो ये ना हो पाएगा, तो मामला पहुंचा किडनी के पास। अब किडनी बोली कोई बात ना कटा तो मैं शरीर से बाहर फेंक दूंगी। अब किडनी होता है हमारे खून का फिल्टर, जैसे हमारे घर में पानी का फिल्टर होता है। अब भाई साहब इस फॉरएवर केमिकल्स के कुछ मेंबर तो इतने ढीठ हैं जो कि खून से अलग होते ही ना, लेकिन जो अलग हो भी जाते हैं वो भी शरीर से बाहर ना जा पाते, और इसका कारण है किडनी की दुष्टता। ये किडनी इतनी दुष्ट होती है, मतलब इतनी कंजूस होती है कि जो यूरिन शरीर से बाहर जाने वाला होता है उस पानी में से साल्ट, काम की चीजें, मिनरल्स और यहाँ तक कि शुगर को भी वापस खींच लेती है और ये चीजें वापस ब्लड में चली जाती हैं। इस काम के लिए किडनी के पाइप में छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब बायो वाले इस बारे में ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, मतलब जैसी कच्ची पक्की मेरी बायो वैसी समझा रहा हूँ आपको। अब जब ये वापस ब्लड में घुस गए तो ये फिर से घूमते रहेंगे, यानी केमिकल एग्जिट गेट तक गया और वापस यू टर्न मार के फिर से ब्लड में घुस गया और बॉडी में ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब जरा मरा सा केमिकल अगर शरीर से बाहर निकल भी जाए तो भाई साहब हमारा एक्सपोजर ही ऐसा है कि जितना निकलेगा उससे ज्यादा हम शरीर में वापस डाल लेंगे, जिसका नतीजा होगा बॉडी में परमानेंट ठिकाना। अब ये तो क्लियर होगा कि ये बॉडी से बाहर निकलेंगे ना, तो ये वहाँ रहकर करेंगे क्या? देखो, ज़ॉम्बी बनने के लिए इन केमिकल्स को आपके दिमाग तक पहुँचना जरूरी है, और हमारा दिमाग लेकर बैठा है अल्ट्रा प्रो मैक्स हाई सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसी की वजह से खून में घूम रही गंदगी दिमाग तक नहीं पहुँचती। अब समस्या ये है कि ये फॉरएवर केमिकल्स नॉर्मल प्लास्टिक जैसे नहीं है। इनमें से कुछ कंपाउंड्स इतनी चालाकी से डिजाइन हुए हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के चेक पॉइंट को तोड़कर, मतलब तोड़कर नहीं, चुपके से स्लिप होकर अंदर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि ये दिमाग में घुस गए हैं तो साइंटिफिकली ये किसी को ज़ॉम्बी कैसे बनाएंगे, अब जरा ये समझो। सबसे पहले बनाते हैं ज़ॉम्बी की टेढ़ी मेढ़ी चाल। देखो, आपने मूवीज वगैरह में ज़ॉम्बी का चाल चलन तो देखा ही होगा, कभी स्लो मोशन, कभी झटका मोड। अब इसके लिए हमारे दिमाग में एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम है जिसका नाम है सेरिबेलम। अब इसे ऐसे मान लो कि हमारे दिमाग में एक आदमी बोलता है भाई पैर उठाओ, दूसरा बोलता है पैर अब रखो, तीसरा कहता है बैलेंस संभालो, और चौथा चेक करता है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है या नहीं। और यही सब मिलकर हमारा चाल चलन बनाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सेरिबेलम के ऊपर है। अब ये फॉरएवर केमिकल इस कंट्रोल रूम के वायरों के साथ छेड़खानी करता है। इसका रिजल्ट निकलेगा कि पैर टाइम से ना उठेंगे, टेढ़े मेढ़े गिरेंगे, और बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि भैया ये आदमी नॉर्मल तो ना लग रहा। अब चलते हैं ज़ॉम्बी की सुपर पावर पर, मतलब चोट लगती रहे पर हरकतें ना बदले। बंदा गोली खा लेगा, डंडा खा लेगा, पर रुकेगा नहीं। देखो, नॉर्मल इंसान में दर्द का प्योर सिस्टम है जिसे कहते हैं पेरीफेरल पेन नर्व। अब स्पाइनल कॉर्ड है सिग्नल भेजने का हाईवे, और दिमाग ने की स्पेशल एजेंट बिठा रखा है जो दर्द फील कराता है। इसका नाम है सोमाटोसेंसोरी कॉर्टेक्स। अब ये सब मिलकर बनाते हैं एक टेलीफोन नेटवर्क। चोट लगी, पहले सिग्नल जाएगा पेरीफेरल नर्व तक, फिर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर पहुंचेगा दिमाग में, और दिमाग बोलेगा बेटा रुक जा, ऐसी हरकतें आगे ना बढ़ा। अब फॉरएवर केमिकल्स इस टेलीफोन लाइन को वीक कर देगा, जिसका रिजल्ट चोट लगती रहेगी, बंदे को पता ही ना चलेगा, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा। दो चीजें निपट गई। अब चाहिए गुस्सा और पागलपन। देखो, नॉर्मल दिमाग में एमिगडाला ये डिसाइड करता है कि खतरा है या नहीं, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारी हरकतों पर ब्रेक लगाता है। ये समझाता है कि बेटा पंगा मत ले, सामने वाला कूट देगा। नतीजा सोच के डिसाइड करके क्या करना है, यानी एमिगडाला तो एक्सेलरेटर है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेक पेडल है। एक रिएक्ट कराता है, दूसरा रोकता है। अब ये फॉरएवर केमिकल एमिगडाला को ओवर एक्साइट कर देते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि बेटा जा, जिस पे हमला करना है कर दे, हर छोटी से छोटी आवाज को खतरा समझ ले। और ये जो ब्रेक है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका मार मार के वो हाल करते हैं कि इसकी आवाज ही ना निकलती, यानी कंट्रोल ही ना रहता। अब चाहिए हमको ज़ॉम्बी जैसी आवाज, अपनों और गैरों में पहचान खो देने वाली क्षमता, और आधा मरा और जिंदा दिखने वाली शक्ल। आइए ये तीनों चीजें निकालते हैं। PFAS ब्रोंका एरिया के न्यूरॉन्स को स्लो कर देता है, कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, न्यूरो इन्फ्लामेशन शुरू होती है, नतीजा अजीब सी गंदी गंदी आवाजें। ये फॉरएवर केमिकल हिप्पोकैम्पस की मेमोरी को भी वीक कर देते हैं, कनेक्शन को उधेड़ देते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, नतीजा कुछ याददाश्त बचती है, कुछ खत्म। और आपको जो अंतिम नतीजा दिखेगा वो होगा बॉडी की टेढ़ी मेढ़ी चाल। एक ऐसा इंसान जो जिंदा तो है लेकिन उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो लोगों पर गुस्सा कर रहा है, हमला कर रहा है, ना उसे अपने बारे में पता और ना उसे सामने वाले के बारे में पता, ना उसे नींद आएगी, ना उसे भूख लगेगी, ना उसे प्यास लगेगी। अब थ्योरेटिकली ये सब कुछ होना पॉसिबल है। भैया 14,000 केमिकल से ज्यादा बड़ी फैमिली है इनकी, हमें तो इन सबके नुकसान भी ना पता, और ये हमारे चारों तरफ मौजूद है और इसे कोई दवाई तोड़ ना सकती। अब वायरस
वायरस के लिए तो आप वैक्सीन बना लोगे, लेकिन ऐसे केमिकल के साथ क्या करोगे जो आपके शरीर में तो घुसकर बैठ गया और उसे बाहर ना निकाला जा सकता और आपका शरीर उसे तोड़ ना सकता। भाई साहब, इटली में फैक्ट्री बंद हुई थी क्योंकि केमिकल लोगों के पानी और खून तक जा पहुंचा था। लेकिन मशीनों को बंद करना और केमिकल को खत्म करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मशीनें तो जहाज में बैठकर नया ठिकाना ढूंढ लेंगी और केमिकल नदी में बहकर नया शरीर ढूंढ लेगा और हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा। इस केमिकल को केमिस्ट्री ने खड़ा नहीं किया, बल्कि हमारी सहूलियत और ऐसे कानून ने खड़ा किया है जो हमेशा ऐसे केमिकल से एक कदम पीछे ही रहे। भाई साहब, बर्तन बदल देना आसान है, जैकेट बदल देना आसान है, फिल्टर बदल देना भी आसान है, लेकिन जब तक इंडस्ट्री का नजरिया और गवर्नमेंट टेस्टिंग नहीं बदलेगी तब तक ऐसे केमिकल्स एक घर से दूसरे घर जाते रहेंगे। इटली में फैक्ट्री बंद हुई थी भाई साहब, जहर नहीं। देखो, इस वीडियो का मकसद आपको ज़ॉम्बी की कहानी सुनाना नहीं था, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ तक रोककर कुछ सिखाने में या कुछ समझाने में कामयाब हो पाया हूँ तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।